नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर 26 को। और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी इस टाइप के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो भारत के बारे में पूछा है। भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। और वही विश्व में अगर पूछा जाए, वर्ल्ड में, उसमें इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो बालकल प्लान जो था वो 3 लोगों द्वारा लाया गया था। वो कौन कौन से थे लोग? माउंटबेटन, सर हेस्टिंग एस्मा, सर जॉर्ज एबेल। ये 3 लोग थे जिन्होंने बाल्कन प्लान लाया था। और ये संबंधित किससे है? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के। और ये जो प्लान था वो सर हेस्टिंग इस्मा द्वारा, तो जो दिल्ली राज्य में था उस समय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, उसके पास लाए थे। तो उस प्लान को उस समय क्या 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 कहा गया था? इस्मा प्लान, इस्मा योजना। अब इस योजना का विवरण जब जवाहरलाल नेहरू के सामने जब रखा गया तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये बाल्कन जो प्लान था वो ये बताता था कि इससे हिंसा और संघर्ष बढ़ सकता है सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये प्लान लाया गया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? 3 लोग कौन कौन से थे? माउंटबेटन, सर हेस्टिंग एस्मा, सर जॉर्ज एबेल। और ये दिल्ली गवर्नर के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो उस प्लान को इस्मा योजना कहा गया। और जब इस प्लान को जवाहरलाल नेहरू और उनकी जो टीम थी उनके सामने रखा गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और तर्क क्या दिया कि हिंसा और संघर्ष बढ़ सकता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। कोई भी राज्य, मतलब यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो कोई भी, जैसे इंडिया है, इंडिया के 4 कौन कौन से तत्व होने चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए उसका, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या। थर्ड है सरकार, उसकी खुद की एक गवर्नमेंट हो और वो किसी से आधिपत्य में ना हो, संप्रभुता हो, सोवर्निटी, सोवरिन कंट्री हो। ठीक है, तो सोवरिन कंट्री वो होता है जो
किसी भी देश से संबंधित ना हो। ठीक है, जैसे 1947 के बाद देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, तो ये एक सोवरेन कंट्री बन गया। तो उसके लिए चारों तत्व जो है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये सभी अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? 1860, 1857, 1846, 1866। तो 18 फरवरी 1860 को ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो गवर्नमेंट थी वो बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया। ठीक है, बजट की व्यवस्था का इन्होंने प्रावधान किया। और इस समय किसने बजट पेश किया था? जेम्स विल्सन। पहला बजट जो है भारत का, जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट कब पेश किया गया है? 26 नवंबर 1947 को। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के षणमुखम। ठीक है, आर के षणमुखम थे। तो सबसे पहला बजट जो भारत का जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया, वो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम द्वारा। अब जब पहली बार गवर्नमेंट बनी है, ये स्वतंत्र भारत का हो गया। जब पहली बार गवर्नमेंट के फॉर्मेशन हुआ 1950 में, उस समय जो वित्त मंत्री थे, वो जॉन मथाई थे। पहले वित्त मंत्री जिन्हें बोला जाता है गणतंत्र भारत का। वो जॉन मथाई थे। इन्होंने पहला बजट 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया। यहाँ पे 3 तथ्य हो गए। पहला हो गया ब्रिटिश भारत का, ये स्वतंत्र भारत का, ये गणतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। तो संविधान के तृतीय वाचन में अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड का प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था और ये 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समितियां दी गई हैं और सूची 2 में अध्यक्ष। तो इनको सुमेलित देखना है, कौन सा सुमेलन सही है। पहले संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो जो संचालन समिति थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो यहाँ पे 2 1 3 4, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ये समितियां पूछ ली जाती हैं।
उस समय जो समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे? जैसे प्रारूप समिति के अम्बेडकर साहब थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच करना, प्रतिबंधित करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो देखते हैं। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139। तो संविधान के अनुच्छेद 122 में लिखा है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 122 में लिखा हुआ है कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची 3 टाइप की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत अगर कोई भी विधि बनाना है तो वो राज्य सरकार बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार, और इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। ऐसे विषय जो आते हैं वो जो राज्य और केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि राज्य सूची के विषय के संदर्भ में, तो राज्य सरकार तो बनाती ही है, और राज्य सूची के अंतर्गत संघ केंद्र सरकार जो बिल बना सकती है वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अपवाद है। तो अनुच्छेद 249, यहाँ पे डी ऑप्शन है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और राज्य सूची के अंतर्गत में वो कब बना सकता है? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, या वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हो। ठीक है, इस टाइप के जब प्रावधान होते हैं तब वो केंद्र सरकार जो है वो विधि बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 3, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी, ये गलत है। तो ये राज्य में समाप्त कर दी गई थी मगर केंद्र में शुरू कर दी गई थी, तो यहाँ पे ये भी गलत हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये भी आपका गलत है। 6 राज्यों में, 6 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, बंबई, मद्रास,
जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो, उसके बाद बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम। ठीक है, तो ये 6 राज्य जो थे, तो बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार और संयुक्त प्रांत और आसाम, इन सब में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पे 11 राज्य, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे? 26, 33, 73, 79। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। अब अनुसूचित जाति जो थी, अनुसूचित जाति, इसके कितने सदस्य थे? 26। और महिला कितनी सदस्य थी? 15। 15 महिलाएं थी और जो 26 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भाग 17 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवा में, भाग 16 आपात उपबंध, भाग 8 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, भाग 20 संविधान संशोधन। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो देखना है हमें। तो भाग 17 क्या बोलता है? राजभाषा के बारे में। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। और भाग 16 आपात उपबंध नहीं है, ये किसी विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है। विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है इसमें। इसके अनुच्छेद हैं 330 से 342। जो भाग 8 है वो संघ तथा राज्यों का क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक है, तो संघ तथा राज्यों के क्षेत्र का वर्णन करता है भाग 8। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड है। इसमें अनुच्छेद 368। तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं उसे अस्थायी न्यायाधीश बोलते हैं। तो किसी न्यायाधीश को अस्थायी रूप में नियुक्त करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है उनको। तो जो कोरम होता है, एक कोरम में सदस्यों की संख्या कम हो तो उन सदस्यों को चुनने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश उनको चुन सकता है अस्थायी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति के पदत्याग, त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 182, 183, 184, 187। तो विधान परिषद और विधानमंडल, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी प्रकार स्टेट में विधान परिषद एवं विधानमंडल होता है। तो राज्यसभा उच्च सदन हो गया, यहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन हो गया। यहाँ पे लोकसभा निम्न सदन होता है, यहाँ पे विधानमंडल निम्न सदन होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो जो सभापति या एवं उपसभापति के पदत्याग, त्यागपत्र एवं पदच्युत किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 183 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये ग्लोब हो गया, ये आपकी विषुवत रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, मकर और कर्क। तो इसमें कहा गया है मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव, मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय भाग कहा जाता है। उष्ण कटिबंध भाग कहा जाता है। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो जो क्षारीय चट्टान होती है, जो आग्नेय चट्टान है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्षारीय मृदा और अम्लीय। क्षारीय चट्टान में लोहे की मात्रा पाई जाती है और सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका यहाँ पे कम मात्रा में पाई जाती है। अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वो विरोधाभास है, गलत है। ठीक है, दो ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें क्रिस्टलीय होती हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो यहाँ पे कथन कौन सा सत्य है? तो अवसादी जो चट्टानें हैं, ठीक, अवसादी चट्टानें जो है वो स्तर में निक्षेपित होती हैं, इस टाइप में। ठीक है, स्तरों में निक्षेपित होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्रिस्टलीय नहीं होती है, एकमात्र होती है। ये सेलें संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण नदियों एवं परतों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, जो नदियां और निक्षेपण हुआ है उसके फलस्वरूप हुआ है इसका, ना ही दाब और ना ही ताप से डिपेंड करता है। और ये परत के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप से रिलेटेड। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है भूकंपीय मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे भूकंप का एक फोकल पॉइंट होता है और ये आपका फोकस होता है, ये पॉइंट फोकस। तो जो इसे ही अधिकेंद्र कहा जाता है। और ये सरफेस वेव्स होती हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव जो होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक वेव्स होती है सरफेस वेव। ठीक है, और सबसे पहले जो भूकंप को देखा जाएगा वो अधिकेंद्र पे देखा जाता है। ठीक है,
और इसे फोकस पॉइंट बोलते हैं कि उसका फोकस पॉइंट कहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकेंद्र, भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड करने की जगह अधिकेंद्र कहलाती है, क्योंकि वो सबसे कम डिस्टेंस पे होता है। बाकी सब डिस्टेंस, जैसे ये वेव्स आ रही हैं तो इनको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, ये जैसे वेव्स आ रहे हैं। तो अधिकेंद्र पे सबसे पहले आपका भूकंप रिकॉर्ड किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नियॉन। स्थायी गैस कौन सी है जो वायुमंडल में स्थित है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो स्थायी गैस है। और स्थायी गैसें किसे कहते हैं? जिनका प्रतिशत, जो वायुमंडल में स्थित है उनका प्रतिशत में चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सामान्य तौर पर परिवर्तित नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो उसे स्थायी गैस कहा जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जो गैसें हैं वो स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। एडन नहर, दामोदर नदी, एनिकट नहर, कावेरी नदी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। उपरोक्त नहरों में से सही सुमेल कौन है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो उपरोक्त जो दिए गए हैं, एडन नहर, ये दामोदर नहर की ट्रिब्यूटरी है। एनिकट नहर कावेरी नदी की, त्रिवेणी नहर गंडक नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब जो नहरें दी हैं, एडन नहर, एनिकट नहर और त्रिवेणी नहर, वो इन सभी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं। एक होती है ट्रिब्यूटरी, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ये मेन नदी हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई जो आके मिलती है। और जिस नदी से अगर निकल रही है, इस गंगा, मान ली ये गंगा है, गंगा से ये निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सहायक नदियां हो गई, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में स्थानीय पवन है और किस क्षेत्र में बहती है उनको देखा गया। फान, अर्जेंटीना, सिमूम, कुर्दिस्तान, शांटा आना, कैलिफोर्निया, जोंडा, आल्पस। तो जो फान है, स्थानीय पवने, वो कहाँ पे? आल्पस, आल्पस में बहती है। ठीक है। सिमूम कुर्दिस्तान में, कुर्दिस्तान में जो एक स्थानीय पवन है उसका नाम है सिमूम। शांटा आना या सेंटियाना भी बोलते हैं इसे। सेंटियाना पवने कहाँ पे बहती हैं? आपके कैलिफोर्निया में। और जोंडा, जोंडा जो है आपकी अर्जेंटीना में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। पहले का फोर्थ, बी का आपका सेकंड, सी का थर्ड और फर्स्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो स्थानीय पवने, फान जो है वो आल्पस में बहती है, सिमूम कुर्दिस्तान में स्थानीय नाम है, सेंटियाना या सांता आना कैलिफोर्निया में बोलते हैं, और जोंडा अर्जेंटीना में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।